पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए आज हम आपको दो न्यूज़ से पहली बात तो रूबरू करवा रहे होंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। एक तो ये और दूसरी आपकी नए शिक्षा आयोग से संबंधित। इस न्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ बताने का आशय ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिल किया है। अगर मैं बीएड अभ्यर्थियों की बात करूं, और डीएलएड वालों ने भी किया है, तो डीएलएड वालों ने तो एकदम सही किया है दोनों पेपर भर के। लेकिन बीएड में अगर आपने एडमिशन लिया था और दोनों पेपर भर दिया है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। पहली बात तो केवल बीएड वाले आप एलिजिबल हैं पेपर 2 यानी 6th to 8th के लिए। उसके बाद में आप एलिजिबल हैं अपने आगे चलने के बाद में जो आपके टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वहाँ पर आपका सीटेट नहीं मांगता है। तो बात आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा पेपर भरने की थी, पेपर 2 की थी, लेकिन कुछ ने दोनों भी भर दिए हैं। तो उन्हीं को ये बताना चाहेंगे हम स्पेशली कि बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या है, जिनका बीएड की डिग्री के बेस पे एज अ टीचर सिलेक्शन हुआ था उनके ऊपर आफत आ चुकी है। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे। पटना हाई कोर्ट ने 1ली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के पात्र हैं ही नहीं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों के में 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटीई की उस अधिसूचना को वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों से 1 से 5वीं कक्षा में डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों के पद के लिए नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटीई की अधिसूचना के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जो आपका सुप्रीम कोर्ट था इसने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारक शिक्षक को ही नियुक्त हो सकती है। ठीक है, तो जिस चीज़ का हवाला दिया गया था उसके तहत तो वो जब अब ऊपर से वो चीज़ रिजेक्ट हो चुकी है तो फिर जो आपका हाई कोर्ट है वो कैसे उस चीज़ के लिए लड़ेगा भाई, है ना। तो अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के 6ठे चरण में 1ली से 5वीं के लिए बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी। अब उस नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटीई की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों में से ही नियुक्ति करनी पड़ेगी। अगर मैं बीएड एस्पिरेंट की बात करूं और वो जब इस लाइन को पढ़ेगा कि योग्य उम्मीदवार, तो उसे कैसा महसूस होगा भाई। यदि बच्चा योग्य ना होता तो सीटेट का पेपर 1 कैसे क्वालिफाई कर लेता, आप खुद सोचिए। लेकिन अब ये सब बातें हम लोगों के मुंह से शोभायमान नहीं देंगी, क्योंकि जो सच है उसे स्वीकारना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। आप हंस के स्वीकारिए या रो करके, है ना। चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन प्रेजेंट है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक भी मिल जाएगा और आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स, 10 सॉल्व पेपर्स, साथ में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों का कलेक्शन विद व्याख्यात्मक हल। व्याख्यात्मक हल का मतलब क्या है कि भैया किसी क्वेश्चन का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है इसका विवरण भी वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं पूरा ये प्रीवियस ईयर इन्होंने दिया है। इस तरीके से आपको ये हिंदी के फॉर्मेट में पूरी किताब मिल जानी है। और सबसे अल्टीमेट है कि जो इनका व्याख्यात्मक हल के साथ में इन्होंने अपने इस पुस्तक को डिज़ाइन किया है। ये आपकी सीटेट की वो बुक्स हैं जो और प्रेजेंट है मार्केट में। जस्ट लाइक जिन बच्चों ने संस्कृत सेलेक्ट किया होता है, जिनको सिर्फ पर्यावरण पढ़ना है, और इनके प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं मैथ्स के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ में हिंदी, इंग्लिश, स्टडी गाइड, पूरी स्टडी गाइड में तो पूरा कंटेंट ही होता है इनका, है ना। तो इस तरीके से अन्य बुक भी प्रेजेंट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप जा करके मार्केट से ले सकते हैं। ये आपकी बुक्स एकदम एनसीईआरटी बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न पर है। दूसरी चीज़ आप देख पा रहे हैं कि भैया नया शिक्षा आयोग कब से बन रहा है और अभी तक बन ही रहा है, अर्थात यूपीएससी जैसा होगा नए आयोग का संगठनात्मक ढांचा। भाई यूपीएससी जैसा होगा, समझते रहिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आउटसोर्सिंग से नहीं होंगी परीक्षाएं, ठीक, इनसे जुड़े किसी तरीके के काम आउटसोर्सिंग से नहीं होंगे।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, इतनी तेज हो गई है कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इसमें विलय होने वाले विभागों का दायित्व लिया जा रहा है, अभी दायित्व लिया जा रहा है, समझते रहिएगा। उनसे परिसंपत्तियों और मुकदमों का विवरण ले लिया गया है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि नया आयोग शुचिता को बनाए हुए गुणवत्तापूर्ण काम करे। इसका संगठनात्मक ढांचा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह रखा जाएगा। आयोग की तरह ही परीक्षाओं का काम आउटसोर्सिंग से नहीं कराया जाएगा। भर्ती के सभी काम आयोग खुद करेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर में नए आयोग का मुख्यालय होगा। यूपीएससी में आउटसोर्सिंग से कोई कर्मचारी नहीं रखा जाता है। सेम उसी तरीके से परीक्षा से जुड़े सभी काम आयोग के कर्मचारियों के भरोसे होते हैं। आवेदन लेने के लिए या अन्य कोई तकनीकी काम भी आएगा खुद अपने संसाधन से करता है, जिससे कि भर्ती में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल ना हो और इसी से आयोग की शुचिता बनी हुई है। दूसरी भर्ती एजेंसियां आउटसोर्सिंग का काम करवाती हैं, इसलिए विवाद होता है। भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है और जो अयोग्य होते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। मामले कोर्ट तक जाते हैं, फिर भर्तियों में क्या होती है, पूरी नहीं हो पाती, उनमें देरी लगने लगती है। शिक्षा सेवा आयोग ने आउटसोर्सिंग से परीक्षा का काम करवाया था तो गड़बड़ी भी हुई है पीछे। कोर्ट की फटकार पर आयोग का परिणाम जो रिजल्ट था उसे बदलना पड़ा, लेकिन अब तक उन चयनितों को नौकरी भी नहीं मिली है। पूर्व में हुई समस्याओं को देखते हुए नए आयोग ने यूपीएससी का संगठनात्मक ढांचा लेने का निर्णय लिया है। इसके संगठनात्मक ढांचे में सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, संयुक्त सचिव, विधि, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिसिस्ट, ये आप देख पा रहे हैं डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं इनकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। इन पदों पर चयन के लिए शासन में प्रक्रिया चल रही है। ये आयोग शुरू हो तो बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थाओं में रिक्त शिक्षकों के हजारों पद पर चयन हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। कहने का आशय ये है कि जो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये एक प्रकार का क्या भूमिका दी गई है आपको। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, फिर उसके बाद में न जाने कब वैकेंसी आएंगी जिसका कोई अता पता नहीं है। फिर वैकेंसी आएंगी, फिर उसके बाद में तब पता चलेगा कि क्या ये जो नया आयोग बना है वो पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवा पा रहे हैं या फिर सब कुछ ढुलमुल है पहले जैसा ही, है ना। तो अब ये देखना है और बाकियों से बस यही कहना है कि जहाँ वैकेंसी आए आप वहाँ अप्लाई करते रहिए। ये मत सोचिए कि ये यूपी की है या बिहार की है या केवीएस की है। आपको अब केवल अपनी पढ़ाई में अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखना होगा, बजाय कि ये सोचने के कि यूपी में तो वैकेंसी नहीं आ रही है। ये नहीं सोचना है और आपको अपनी पढ़ाई को इतनी तेज़ी से रखना है कि यदि इस बार नहीं तो अगली बार सही, क्योंकि बिहार में तो हर साल ही वैकेंसी आनी, केवीएस में तो वैकेंसी आनी ही आनी है ना। तो आप अपने आप को बस प्रिपेयर्ड रखिए। और यदि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बीएड करने के बाद में आपका सीटेट भी निकल चुका है, अब आपके पास अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉलेज को आप अगर एकदम स्थायी मोड में रखोगे ना, बिल्कुल स्टैटिक मोड में, तो क्या होता है कि घर पे रह रह के वो आप उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आप फ्री हैं तो 100% मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, आपका नॉलेज मेंटेन रहेगा। और अगर आपके अंदर स्किल है तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा स्कूल भी मिल जाएगा जहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। तो अपने आप को खाली रखने से बेहतर है कि आप एक वर्किंग पर्सन बनिए, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।